हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 26 जून 2011 का सीटेट हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये परंपरा है, इसलिए पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए जाते हैं। तो दोस्तों, चित्रों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन उद्देश्य होता है या बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है, वो होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना और पढ़ना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, या फिर पढ़ना और लिखना। दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पर हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक का क्या मतलब होता है? अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना। तो जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, वे तो कौन से दो कौशल हैं? तो दोस्तों, वो होगा हमारा बोलना और लिखना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बोलना और लिखना। लेकिन दोस्तों, एक होता है ग्रहात्मक कौशल, ग्रहत्यात्मक कौशल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि ग्रहत्यात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, सुनना और पढ़ना, ठीक है ना, सुनना और पढ़ना क्या होते हैं? ग्रहत्यात्मक कौशल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछा है, तो बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि हम बोलकर और लिखकर ही अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है। तो विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो दोस्तों, यहाँ मेन जो है कि भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर के लिए, तो वो है दोस्तों वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। कंठस्थ का मतलब होता है दोस्तों याद करना, रटना। जबकि एनसीएफ 2005 और एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा विरोध रटने और याद करने का ही करता है। ठीक है ना, तो हमारा यही उद्देश्य नहीं है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी तीनों हमारे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, ताकि बच्चा विभिन्न संदर्भ में विभिन्न तरीकों से अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्रभावी प्रयोग करने का अर्थ होता है दोस्तों, अपनी बात को या अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचा सके और वो उसके विचारों को या उसकी बातों को समझ सके। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, ये सब इसी में ही सम्मानित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों, ये भाषा का पेपर है, तो ऐसा मत कर देना कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है कि भाषक नियमों के ज्ञान पर। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ना ही उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ना ही समय और अवधि पर। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब निदान द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, निदान के द्वारा समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। निदान के द्वारा समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। जब उन कारणों का सही पता चल जाता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, पहले रोग की पहचान की जाती है, फिर उस रोग के अनुसार दवाई दी जाती है। अगर हमको रोग पता चल गया तो दवाई भी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर निदानात्मक शिक्षण पर। ध्यान रखना, ऑप्शन में ये ना देके निदानात्मक शिक्षण भी दे सकता है। निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि निदानात्मक का मतलब होता है बच्चे को अधिगम के दौरान आ रही कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विभिन्न विकास में आया अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना और लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल कर्म से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हैं। तो दोस्तों कौन सा इनमें से उचित है, जो मेन है? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों क्या होते हैं? ये चारों के चारों कौशल आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, जबकि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषा कौशलों में भाषिक नियमों पे बल नहीं दिया जाता, ना ही इनका ज्ञान जरूरी है, ध्यान रखना। और विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनना और बोलना कहाँ जाएगा? ठीक है ना, ये 2 कौशल भी तो हैं। और तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? दोस्तों बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या होती है। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा ऐसी कक्षा नहीं होती कि उस कक्षा में कई संस्कृति वाले बच्चे ना हों या हों। बहुसांस्कृतिक कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हों। ठीक है ना, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हों, अलग अलग सांस्कृतिक वाले बच्चे हों। इनके रीति रिवाज सब जो है, इनकी रीति रिवाज, इनकी संस्कृति और बच्चों से अलग होती है। तो जहाँ अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे होंगे वो कौन सी कक्षा कहलाएगी? बहु सांस्कृतिक कक्षा। तो दोस्तों स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, हाँ अच्छी बात है, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तभी बच्चे को जो है बच्चा क्या करता है, शुरू में बच्चा प्राथमिक कक्षा का बच्चा एक शिक्षक का अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। ठीक है ना, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो जब शिक्षक खुद भाषा का शुद्ध और स्पष्ट प्रयोग करेगा तो बच्चा भी जो है भाषा का शुद्ध और स्पष्ट प्रयोग करेगा। लेकिन हमारा यहाँ ये ऑप्शन राइट नहीं है। हमें सीटेट में ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जो चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा मजबूत हो, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो रहा है, लेकिन इससे भी मजबूत एक ऑप्शन हमारे पास और है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, ये भी नहीं है। तो दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में हम एक शिक्षक इस बात को अधिक महत्व देगा कि वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदीतर का मतलब होता है जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हों। ठीक है, जो हिंदी ना जानता हो उसको बोलते हैं हिंदीतर भाषी। अब हिंदीतर में ये मत कर देना कि बच्चे हिंदी जानते होंगे या उनकी मातृभाषा हिंदी है तो वे उन बच्चों को हिंदीतर भाषी बच्चे कहते हैं। नहीं, हिंदीतर भाषी बच्चे वे बच्चे होते हैं जो हिंदी को नहीं जानते। ठीक है, तो हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। दोस्तों कोई सी भी भाषा कठिन नहीं है, अगर बच्चा सीखना चाहे तो वो आराम से सीख सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बच्चे में किसी भाषा के प्रति अरुचि हो या ना हो, शिक्षक का काम होता है उसके प्रति रुचि जागृत करना उसमें। ठीक है, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये तीनों हमारे ऑप्शन कट जाते हैं। लेकिन हिंदी और उसकी मातृभाषा, दोस्तों अभी मैंने बताया जो बच्चे हिंदी नहीं जानते उनको बोलते हैं हिंदीतर भाषी बच्चे। और मातृभाषा, दोस्तों मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चे के घर परिवेश में बोली जाती है। अब कोई बच्चा, जो बच्चा हिंदी नहीं जानता, वो किसी और दूसरे राज्य से आया है,
ठीक है, वहाँ उसकी मातृभाषा कोई और सी भाषा है और यहाँ आकर उसको हिंदी सीखनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसीलिए बच्चे जो है हिंदी को सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। दोस्तों बोलना कौशल की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना, अलंकारिक भाषा वहाँ बोली जाती है काव्य में। यहाँ हमको कोई गद्य या पद नहीं सुनाना है बोलने से, ठीक है। हम जो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे बोलकर, वो हम अलंकारिक रूप में नहीं करेंगे कि हमें कविता सुनानी है, गद्य का और पद के प्रयोग करके हम अपनी भाषा को किसी दूसरे के सामने पेश करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण ये है, पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ऊपर वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। मधुर वाणी ये भी है, बोलना कौशल में ये महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों में या इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना। दोस्तों सामने वाले की पोजीशन, सामने वाले की स्थिति को देखकर अपनी भाषा का प्रयोग करना और अपने शब्दों को कहना, उसके अनुसार अपने शब्दों को कहना, स्थिति के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना, अपने शब्दों को निकालना, ठीक है। ये भाषा कौशल में या बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी देखो आप, सपोज करो कहीं पर लड़ाई हो गई, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में एक बच्चा जो बोलना कौशल में निपुण नहीं है, वो क्या करेगा, वो भी उल्टा सीधा बोलेगा। अगर उसको कोई सामने वाला व्यक्ति उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो बच्चा भी उसको उल्टा सीधा बोलेगा। वहाँ पर क्या होगा, जबकि वे 4 जने हैं वो अकेला, तो वे उसकी पिटाई कर देंगे, ठीक है। जबकि ऐसी स्थिति में होना क्या है, ऐसी स्थिति को संभालना है, ठीक है, अपनी वाणी के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। तो इसीलिए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाषा परिवेश में रहकर अर्जन की जाती है, ना कि अर्जित की जाती है। क्या की जाती है, अर्जन की जाती है। अर्जित स्कूल विद्यालयों में की जाती है, लेकिन परिवेश में भाषा को अर्जन किया जाता है। लेकिन एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के जो प्रतिकूल सिद्धांत है, दोस्तों प्रतिकूल कह रहा है, ठीक है ना। ये एक तो हो गया, दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये अर्जित ना होकर यहाँ अर्जन है। तो भाषा परिवेश में रहकर अर्जन की जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अनुसार प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट, समावेशी कक्षा के खिलाफ, जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन है जो समावेशी शिक्षा के प्रतिकूल है या इनके खिलाफ है। दोस्तों व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये प्रतिकूल है या इसके अपोजिट है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये सब समावेशी शिक्षा के अनुकूल हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के लिए सही हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा के प्रयोग या नियम बना सकते हैं। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है बच्चे भाषा के नियमों को स्कूल में या विद्यालय में आकर सीखें। वे बच्चे जो हैं अपने परिवेश से, अपने आसपास से भी भाषा के नियम को आत्मसात कर लेते हैं या बना लेते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जन की जाती है, बिल्कुल सही, ये भी सही। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन जो प्रतिकूल है वो है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं,
बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। दोस्तों कभी भी अधिगम का मतलब ये नहीं होता है बच्चों को अनुशासन में रखे या बच्चों को शांत बैठा कर रखे कक्षा में, ठीक है। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक हमारा जो विकल्प नंबर 1 है वो इससे भी ज़्यादा मजबूत है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य ही ये होता है, या कविता या कहानी सुनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास हो सके। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो दोस्तों बच्चों का लेखन कौशल का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जो है अच्छा लेख लिखें, ठीक है, या सुंदर लेख का अभ्यास करें बार बार, उससे उसका लेखन कौशल जो है अच्छा हो जाएगा। दोस्तों लेखन कौशल का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेखन कौशल और बोलना कौशल मैंने अभी आपको बताया था सॉरी, लेखन कौशल और बोलना कौशल ये कौन से होते हैं? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। इनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने। तो लेखन कौशल का मतलब भी यही होता है कि हम अच्छी से अच्छी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने भावों को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकें, उनको व्यक्त कर सकें, ठीक है। तो सुंदर लेख का अभ्यास लेखन कौशल का मतलब ये नहीं होता है, आप ये मत सोचना लेखन के लिए कह रहा है तो सुंदर लेख, सुंदर लिखने के लिए कह रहा है, वो नहीं। सुंदर लेख का अभ्यास नहीं, लेखन कौशल का उद्देश्य ये नहीं है, ना ही इसकी विधि है ये, ठीक है, ना ही श्रुति लेख, ना ही पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। जबकि लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है या मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि हो सकती है वो है अपने अनुभवों को लिखना। बच्चा अपने अनुभवों को किस तरह से पेश कर रहा है, किस तरह से लिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति उसके अनुभवों को पढ़कर समझ पा रहा है या नहीं, इसका विकास करना बच्चे में, ठीक है, ये होता है लेखन कौशल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अपने अनुभवों को लिखना लेखन कौशल का मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर विधि है। क्वेश्चन नंबर 12, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार माध्यम साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो दोस्तों एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ठीक है। दोस्तों ये शुरू में चुनौती होती है, बाद में एक संसाधन का काम करती है, ध्यान रखना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या फिर साधन है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, ऐसा नहीं है कि अनावश्यक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक के बिना बच्चे को ज्ञान कैसे दिया जाएगा? भले ही बच्चा भाषा अपने परिवेश से अर्जन कर ले, लेकिन व्याकरण के नियम का या और भी अधिगम को जो किस तरह से कराया जाएगा वो पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही कराया जाएगा। और पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन भी नहीं है, साध्य भी नहीं है, ध्यान रखना। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमता स्तर अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गृह कार्य कक्षा में जो कार्य कराया गया और उसको घर के लिए भी वही कार्य दे दिया, इसका मतलब है उसको बच्चे को अभ्यास कराया जा रहा है? नहीं, गृह कार्य का मतलब ये नहीं होता। और ना ही गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये भी सही नहीं है। गृह कार्य देना जरूरी नहीं है कि आप हर बच्चे को गृह कार्य दो, ठीक है, ना ही अभिभावकों। दोस्तों आप गृह कार्य बच्चों को, छात्रों को दे रहे हैं, ना कि उनके माता पिता को। तो उनको व्यस्त रखने का तो कोई मतलब नहीं है, और वह व्यस्त रहें या अव्यस्त रहें, इससे एक शिक्षक को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। शिक्षक को मतलब है छात्र से और बच्चे से।
तो गृह कार्य जो दिया जाता है वो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए। कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है या तेज आईक्यू लेवल है उसकी बुद्धि का, तो उसको कठिन कार्य देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। ठीक है, जबकि सामान्य बच्चे या मंद बुद्धि बच्चों को हल्का या सरल गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास में बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और सफ्त रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, परिमार्जन को तोड़ोगे ना तो क्या होगा, परिम प्लस अर्जन। तो अर्जन कैसे की जाती है, परिवेश में सहज और सफ्त रूप से अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, भाषा अर्जन आपका जो प्रक्रिया है वो सहज है और वो सफ्त ही हो जाती है भाषा अर्जन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विधल्य आते हैं। बिल्कुल हमारा ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है असत्य। दोस्तों, सीटेट में पिछली बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं को के साथ विधल्य आते हैं। किसी क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन था और वो ये राइट था, ध्यान रखना। तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विधल्य आते हैं, ये भी सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विधल्यों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास थी, भाषा सीखने में सहायक होता है। नहीं दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर कट जाता है। तो ये यही कह रहा है, यही असत्य नहीं है। बच्चों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमारा ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। तो यही हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, अब अभी तक हमने हिंदी की पैडागोजी करी थी। अब ये थोड़ा सा जो है सिलेबस के आधार पे ना होकर एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपको सीटेट में एक पैराग्राफ दिया होगा, ये उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में गांधी जी ने डायरी पढ़कर हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि डायरी में वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, तो मनु अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग करती थी। अतः गांधी जी द्वारा उपयुक्त बात कहने के पश्चात मनु को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, वो कुछ पैराग्राफ में इसी तरह का था और यही उसका आंसर था। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि गद्यांश में दे रखा था, जब गांधी जी उसकी डायरी को चेक कर रहे थे साइन करने के लिए, तो डायरी में वगैरह का उपयोग होना चाहिए था। ठीक है ना, गांधी जी ने डायरी पढ़कर हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि उसमें डायरी में वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए, जबकि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था मनु ने। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। वह चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग हो, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं महसूस होती या नहीं दिखती, इसीलिए गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति जताई। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। गांधी जी ने डायरी लिखने को क्या कहा, इबादत करने जैसा। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इबादत में और डायरी लिखने में दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, दोनों में समय बहुत लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन इबादत में और डायरी लिखने में दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है,
इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब रखता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए डायरी लिखी जाती थी? नहीं। इसमें व्यक्ति पूरे दिन अपने खर्चे का जमा का हिसाब करता था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। डायरी लिखने के बाद जब वो डायरी को पढ़ता है तो वो उसमें अपना विश्लेषण और मूल्यांकन दोनों करता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं है। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था? नहीं, ये नियम भी नहीं था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे? ऐसा भी नहीं है। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचारों में किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि डायरी में दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को लिखता है और उनका विश्लेषण करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समाज है दोस्तों? तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, अव्ययी भाव समाज, द्विगु समाज। तो दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समाज है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी समाज, जिस समाज का पहला पद, ध्यान रखना, जिस समाज का जिसका पहला पद प्रधान हो, साथ ही पहला पद अव्ययी हो। पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है जिस पे लिंग कारक का असर ना हो, ऐसा पद हो। ठीक है, उसे जो है अव्ययी भाव समाज कहते हैं। ठीक है, अव्ययी समाज जो है दोस्तों ज्यादातर या हमेशा ही नपुंसक लिंग में रहता है। किस में रहता है? नपुंसक लिंग में रहता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन शब्द में प्रति शब्द क्या है दोस्तों? प्रतिदिन में हम प्रतिदिन के टुकड़े करेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है दोस्तों? प्रतिदिन है एक अव्यय। ठीक है, और दिन, अगर इसका पूरी तरह से हम विग्रह कर देंगे तो इसका आंसर होता है दिनों दिन। ठीक है ना, या दिन दिन, प्रतिदिन। तो जहां पर दो शब्द एक साथ आए, इस तरह के आए, वहां पर भी दोस्तों अव्ययी भाव समाज होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है? पढ़ी एवं जानी गई बातें किस हद तक आत्मसात हुई हैं? कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है? पढ़ा हुए का कितना विश्लेषण किया गया है? पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है? तो दोस्तों, लगभग पढ़े हुए का पढ़ा हुआ कितना पच गया है, सभी इसके अर्थ हैं। लेकिन एक गद्यांश के अनुसार या इन सब ऑप्शनों में एक मजबूत ऑप्शन जो है वो है पढ़ी एवं जानी गई बातों को किस हद तक आत्मसात किया गया है, व्यक्ति ने अपने व्यवहार में शामिल की हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कार्य शब्द का तत्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का काम, सेवा, कारज या फिर काज। तो दोस्तों, कार्य शब्द का तत्भव रूप जो होता है वो काज होता है। ठीक है, तत्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? तत्भव शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर आए हों। विकृत होकर हिंदी में आए हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कार्य शब्द का तत्भव रूप है काज। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 24, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक, वैचारिक, विचारिक, विचोरिक। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? हमेशा किसी भी शब्द के अंत में लगता है। जैसे विचार में इक प्रत्यय लगाना है, विचार प्लस इक, विचार प्लस इक, प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेगा दोस्तों?
ये बनेगा दोस्तों वैचारिक। वैचारिक, ठीक है। एक प्रत्यय लगने के बाद ये मात्रा भी बड़े में बदल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विचारिक कर दो आप इसका, विचार में एक प्रत्यय लगाकर विचारिक बन जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो वैचारिक होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गहरी नींद में सोने का अर्थ है चिंतायुक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना। दोस्तों गद्यांश के अनुसार, जो गद्यांश दिया गया है, जो प्रस्तुत गद्यांश है, उसमें कवि ने सोहनलाल त्रिवेदी के अनुसार, प्रस्तुत पदांश में कवि सोहनलाल त्रिवेदी के अनुसार गहरी नींद में सोने का अर्थ है दोस्तों बेखबर होना, ठीक है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बेखबर होना। क्वेश्चन नंबर 26, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर, पाताल में, या फिर अटल अतल गहराई में, या फिर जहां सूर्य अस्त होता हो वहां। दोस्तों प्रस्तुत पदांश में कवि सोहनलाल त्रिवेदी अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा, इसका मतलब है पतन की राह पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कवि किसी तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो आकाश की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, या फिर जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। दोस्तों प्रस्तुत पदांश में कवि उन व्यक्ति को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वह प्रगति के पद पर आगे बढ़ सके, सुबह हो गई है इसलिए जगाना चाहता है। तो दोस्तों कवि प्रस्तुत पदांश में कवि लोगों को इसलिए जगाना चाह रहा है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार। दोस्तों अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण ए तय ये 2 बार आवृत्ति हुई है ना वर्णों की, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों किसी वर्ण का एक या एक से अधिक बार आना, ठीक है ना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ण का एक या एक से अधिक बार आना। तो प्रस्तुत पंक्ति में ए वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति, हर्ष, कोलाहल, ये होगा कोलाहल, या फिर आकाश। तो दोस्तों प्रस्तुत कविता में उपयुक्त शीर्षक क्या है, जागृति, ठीक है, जागृति, ताकि व्यक्ति जाग सके, नींद से नहीं विचारों से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जागृति, ठीक है। दोस्तों कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस के या फिर
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।